नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुंगवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हिंदी व्याकरण का हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर अध्ययन करेंगे और आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो है कि उपसर्ग। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो या लोकल क्लासेस की परीक्षा हो, सब में उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी उपसर्ग हैं वह संपूर्ण अध्ययन हम करेंगे। अगर आपको आज उपसर्ग समझ में आ जाता है तो कभी भी आप उपसर्ग भूलने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो उपसर्ग पर हम चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रिक्स के साथ उपसर्ग याद करें। उपसर्ग को याद करने की कोई ट्रिक्स नहीं है। उपसर्ग को हमें समझना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। उपसर्ग के लिए कोई ट्रिक्स नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ध्यानपूर्वक अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम उपसर्ग भूल चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, बात करते हैं। उपसर्ग जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। वैसे तो परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो परीक्षाओं में उपसर्ग की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, पर लोकल क्लासेस में पूछ लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थात पहले जुड़कर उस शब्द या शब्दांश का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, चाहे वो आंशिक तौर पर हो या पूर्णतया हो। अर्थ परिवर्तन होना चाहिए, वहीं पर उपसर्ग होता है। तो हम हिंदी क्लासेस में बात करें तो हिंदी क्लासेस में भी देखने को मिलता है कि संस्कृत के उपसर्ग भी पूछे जाते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी पूछे जाते हैं और विदेशी भाषा के उपसर्ग भी पूछे जाते हैं। हम तीनों विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो आपको बता दूं कि परिभाषा मैंने बता चुका हूं कि वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। संस्कृत के उपसर्गों की बात करेंगे और संस्कृत के कुल मिलाकर 22 उपसर्ग हैं और 22 उपसर्गों को मैं एक एक करके बता रहा हूं, आपको याद करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें याद करने का एक ही तरीका है कि जो संस्कृत के ये 22 उपसर्ग हैं इनको हमें याद करना होगा। याद करने के लिए हमें चाहे रटना हो, किसी भी पद्धति का आप प्रयोग करें, पर ये याद करना ही है। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर दुष दुर वी आ नी अधि अभि अति सु उत अपि प्रति परि उप। ये पूरे 22 उपसर्ग है। इनके बाहर एक भी उदाहरण नहीं जाएगा, यह 100% गारंटी है। सबसे पहले बात करते हैं प्र उपसर्ग की। जैसे प्र उपसर्ग से उदाहरण बना प्र प्लस भाव प्रभाव, प्र प्लस बल प्रबल। ठीक है, आगे देखते हैं परा उपसर्ग। परा उपसर्ग का उदाहरण बनेगा परा प्लस जय पराजय, हार जिसे कहते हैं। परा प्लस क्रम पराक्रम, शक्तिशाली व्यक्ति को कहा जाता है। अप का बनेगा अपमान या अपेक्षा। जो सीधा सीधा है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें अप प्लस इच्छा, अप प्लस इच्छा, किसी की अवहेलना करते हैं उसे बोलते हैं अपेक्षा। बात करते हैं सम। अब एक चीज बता देता हूं, चाहे बोलने में सम बोले या सन बोले, उपसर्ग सम ही होगा। जैसे इसके टुकड़े करेंगे संतोष के तो बोलने में संतोष बोला जाता है, परंतु अगर इसके टुकड़े करते हैं तो क्या बनेगा? सम प्लस तोष, सम प्लस तोष संतोष। इसी तरह सम प्लस आचार समाचार। बात करते हैं अनु की। शब्द बना अन्वय, अगर इसका टुकड़े करते हैं तो अनु प्लस अय, अनु प्लस अय से मिलकर बना, इसलिए इसमें अनु उपसर्ग है। यहां अनु प्लस छेद चय का आगम व्यंजन संधि है।
बात करते हैं अव की। अव प्लस गुण, अव प्लस कास अवकाश, निश निर दुष दुर, इन चारों को विस्तृत रूप से अभी हम आगे देखेंगे, पर पहले मैं इनका उपसर्ग के रूप में वैसे पढ़ लेते हैं। निश्चय, निष्कलंक। देखो एक चीज यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे स है कौन सा वाला, यहाँ पे उपसर्ग में कौन सा है, दोनों अलग अलग है। यहाँ षटकोण वाला है, यहाँ संकर वाला है, यहाँ पर सलेट वाला है। पर हमें यहाँ पर निश यही उपसर्ग आएगा, चाहे संकर वाला निश उपसर्ग हो, चाहे निश षटकोण वाला उपसर्ग हो। परंतु ध्यान रखिए कि एग्जाम में निश उपसर्ग यही आएगा, ये नहीं आएंगे। इसी तरह निर्मय होगा, निर कहीं पर भी लगे, निर्मिल, निर्मित, निराकार, पर निर उपसर्ग ऐसे ही आएगा। दुष में देखो कोई सा भी सा आए, पर उपसर्ग सिर्फ यही होगा, दुष। ओके। दुर में देखो चाहे दुर रह ऊपर जाए, चाहे नीचे आए, चाहे आधा आए, आपको उपसर्ग दुर इसी तरह से लिखना है। दुर उपसर्ग यही आएगा, दुर्जन और दुर्दशा। बात करते हैं वी उपसर्ग की। वी प्लस आप्त व्याप्त, वी प्लस आप्त का क्या बनेगा, व्याप्त। यहां पर यण संधि है, ई का ये बन जाएगा, सॉरी ई का ये बन जाएगा। ओके। व्याकरण वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण, ये भी क्या है, कौन सी संधि है, यण संधि है। वेरी गुड। आ प्लस मरण, आ प्लस गम, नी का क्या बनेगा, यहाँ पे न्याय लिखा हुआ है, यण संधि है। नी प्लस आय, नी प्लस ऊन। अगर आपको संधि की बात समझ में नहीं आ रही है तो पहले संधि का टॉपिक अवश्य पढ़ें, उसके बाद आपको उपसर्ग ढंग से समझ में आएंगे। अगर मान लो कि संधि विच्छेद करने में आपको तकलीफ होती है तो आप उससे पहले संधि का वीडियो अवश्य देखें, जिसकी वजह से आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आए। आगे चलते हैं। नी प्लस आय न्याय, नी प्लस ऊन न्यून, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, विशेष रूप से जिसे देखा जाता है या बिठाया जाता है उसे बोलते हैं अध्यक्ष। अधि प्लस अयन, अधि का मतलब विशेष, अयन मतलब देखना, विशेष रूप से देखकर किसी का अध्ययन किया जाता है। अति, ये देखो अभि, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्पण अभ्यर्पण। अति उपसर्ग का क्या बनेगा, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस आचार अत्याचार। इसी तरह सु का सीधा सीधा सुपुत्र सुफल, सु का मतलब होता है अच्छा, अति का मतलब होता है अत्यधिक। उत ऊपर लिखना, जैसे उत प्लस लेख, दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। उत या उद के बाद अगर आधा ल, आधा त, आधा च या आधा ड या आधा ट आए तो ये जो त है वह आधे में बदल जाता है। तो ये त है किस में बदल गया, उल्लेख। यहाँ पे उत उपसर्ग है, ध्यान रखें, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अपि, अपि प्लस अस्त अप्यस्त। प्रति का देखें, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, प्रति प्लस आहार प्रत्याहार, परि प्लस इच्छा। यहाँ पे देखो छोटा ही आएगा, यहाँ पे बड़ा किस वजह से बन गया, दीर्घ संधि की वजह से। यहाँ पे परीक्षा री बड़ा बन चुका है। परि प्लस आवरण, चारों तरफ का, परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर का जो आवरण है उसे बोलते हैं पर्यावरण। उप प्लस इच्छा उपेक्षा, उप प्लस वन उपवन। तो इन आपको 22 जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनके आधार पर एग्जाम में लगभग 90% यहीं से पूछा जाता है प्रश्न, और आपको ये याद होने चाहिए। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको संधि आनी चाहिए, संधि के बाद आपको उपसर्ग पढ़ने में आसानी अनुभव होगी। इसलिए अगर आपको उपसर्ग पढ़ना है तो उससे पहले आप संधि का वीडियो अवश्य देखें। तो ये हुए 22 उपसर्ग हमारे संस्कृत के। अब हम चलते हैं हिंदी के उपसर्गों की तरफ, और हिंदी के जो उपसर्ग हैं वह टोटल मिला के लगभग 11 उपसर्ग माने जाते हैं हिंदी के, और 11 उपसर्गों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। बात करते हैं सबसे पहले ए, ये सीधा सीधा दिखाई देता है ए उपसर्ग, ए प्लस ज्ञान अज्ञान, ठीक है, जिसमें ज्ञान नहीं होता है। ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है। उ प्लस धार उधार, क्लियर। उन प्लस 30, उनका मतलब होता है कम, उनका मतलब क्या होता है कम। 30 में कितना कम है, उन, एक कम हो गया ना, तो यहां पर इसको बोलते हैं 1 कम 29।
साथ होना, सपूत अच्छा होना, सपूत अच्छा पुत्र। नी का मतलब होता है बिना, और डर निडर। अध आधा, पक मतलब पका, अधपका आधा पका हुआ। दुबला, बिना, बिन ब्याह, जो बिना ब्याह हुआ व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं बिन ब्याह। कु मतलब बुरा, कुपुत्र बुरा पुत्र। अवगुण जिसे बोलते हैं, हम बोलने में क्या बोलते हैं, अवगुण, और ये ओगुण है। ओगुण को हिंदी में इसी तरह से लिखा जाता है, ओगुण। वो तत्सम तद्भव की बात करेंगे। सु मतलब अच्छा, और सुपुत्र अच्छा पुत्र। तो ये संस्कृत के अलावा हिंदी के कुछ उपसर्ग है, ए, उ, उन, से, नी, अद, दुरु, बिन, कु, औ, सो। देखो इनको इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई सा भी शब्द ले लें, वी, देखो यहाँ पे वी उपसर्ग दिखाई नहीं देता, पर यहाँ पर हिंदी के उपसर्गों की क्या विशेषता है, साफ साफ दिखाई देता है। तो मुख्य तौर पर हमें संस्कृत के 22 उपसर्ग याद होने चाहिए, उसके बाद हिंदी के उपसर्गों की बात करेंगे हम। और हिंदी के उपसर्ग निरंतर इसी तरह से अभ्यास करते रहें। आगे चलते हैं कि कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जो हिंदी और संस्कृत के न होकर विदेशी भाषाओं के विदेशी उपसर्ग माने जाते हैं। और इन विदेशी उपसर्गों में बात करते हैं हम कुछ ऐसे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, छोटी क्लासों में भी पूछे जाते हैं। जैसे ना उपसर्ग है, ना लायक, जो लायक नहीं होता है उसे बोलते हैं नालायक। बेनाम, कुश किस्मत, हम सफर, हम का क्या होगा, हम सफर। ठीक है, आगे चलते हैं। ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं हो उसे लाइलाज बोला जाता है। अलमस्त, अल प्लस मस्त, ये सभी विदेशी शब्द हैं। इन विदेशी शब्दों की वजह से विदेशी उपसर्ग भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी हमारे दिमाग में होने आवश्यक है। जैसे एन उपसर्ग है, एन वक्त। बद उपसर्ग है, बद तमीज। हर उपसर्ग है, हर साल। कम उपसर्ग है, कमजोर। ये शब्द बने हुए हैं उपसर्गों के साथ। गेर वाजिब। सरपंच। चिरकाल। सहपाठी। बाकायदा। सभी उपसर्ग, ये जो भी उपसर्ग हैं ये सारे विदेशी उपसर्ग हैं। ये जो उपसर्ग है ये हिंदी के उपसर्ग हैं और ये संस्कृत के उपसर्ग है। इनके बाहर आपको 100% कह रहा हूं कभी कोई उपसर्ग नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो ये रीट के पेपर से लेकर फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर तक के लिए अति आवश्यक बिंदु है। उपसर्ग भी आवश्यक है, आपको इनको समझना पड़ेगा। बात करते हैं कुछ ऐसे उपसर्ग है जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज उन उपसर्गों को क्लियर करने का वक्त आ चुका है, तो आप करें। जैसे दुर उपसर्ग है, देखें चाहे देखो इसमें दुर किस तरह से लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, क्लियर। इसमें किस तरह से है, ये रहा। और इसमें क्या है, दो उपसर्ग। देखो तीनों में अलग अलग उपसर्ग लगे हुए हैं, तीनों शब्दों में। दुर्योग, दुराशा और दुराज। इसमें ये वाला उपसर्ग है, इसमें ये है और इसमें ये है। परंतु परीक्षा की दृष्टि से ये ऑप्शन में आएंगे, इनको हमें नहीं करना है। इन सभी का एक ही रूप होता है, जो श्रेष्ठ रूप होता है वह होता है दुर उपसर्ग। सिर्फ हमें दुर उपसर्ग ही इसी में लिखना है। इसी तरह से कुछ शब्द और हैं। इसी तरह देखो निर्भय में कौन सा उपसर्ग है, ये वाला। निरअभिमान में कौन सा उपसर्ग है, ये वाला। और नीरज में कौन सा उपसर्ग है, ये। इन तीनों को उपसर्ग की गणना में नहीं मानते। उपसर्ग तो हैं पर इनका जो सही रूप क्या है, निर उपसर्ग ही। ऐसा नहीं है कि ये उपसर्ग लिख के आना है, ये वाला उपसर्ग ही मान्य होता है। इसी तरह दुष्ट की बात करें, इस दुशासन में ये वाला उपसर्ग है, इस दुशासन में ये वाला उपसर्ग है, दुशासन में ये वाला उपसर्ग है और दुष्कर्म में ये वाला। कहने का मतलब यहाँ पे से अलग है, यहाँ पे से अलग है, यहाँ पे से अलग है और यहाँ पे विसर्ग है। परंतु उपसर्गों का जब बात करें, जिक्र करें, तो दुष इसी तरह से उपसर्ग सही माना जाएगा, ना कि ये सही माने जाएंगे। बात करते हैं निश। निश उपसर्ग है। जैसे निस्सहाय में कौन सा उपसर्ग दिखाई दे रहा है, ये वाला। निस्सहाय में ये वाला। फिर इस निःशुल्क में ये वाला संकर,
निष्काम में ये वाला है, परंतु ये उपसर्ग में माने नहीं जाएंगे। हमें उपसर्ग कौन सा लिखना है, यहाँ पे निश उपसर्ग ही लिखना है। तो जो कंफ्यूज वाले शब्द थे वो मैंने बता दिए हैं। संस्कृत के आपको उपसर्ग याद करने हैं। आपको उपसर्ग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो एक बार वीडियो को अवश्य दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें। इसके बाहर परीक्षा से कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।